हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास अग्निहोत्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विजार्ड। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मनोविज्ञान से संबंधी 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको हेल्पफुल होंगे यूपी टेट, सी टेट एंड अन्य सभी तरह की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए रीट। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। रॉबर्ट गेने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियाँ बताई हैं? तो दोस्तों, रॉबर्ट गेने ने अधिगम का सोपानकी सिद्धांत दिया हुआ है और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका नाम है कंडीशंस लर्निंग। तो दोस्तों, कंडीशंस लर्निंग नाम की जो पुस्तक है वो रॉबर्ट एम गैने ने दी है। और जो अधिगम के इन्होंने कितनी परिस्थितियां बताई हैं? तो दोस्तों, इन्होंने अधिगम के 8 स्तर बताए हैं। याद रखना दोस्तों, रॉबर्ट एम गैने ने अधिगम के कितने स्तर बताए? 8 स्तर बताए हैं। और इसमें एक ये भी पूछा जाता है कि सबसे निम्न स्तर कौन सा होता है? तो इनका सबसे निम्न स्तर होता है संकेत स्तर। याद रखना दोस्तों, सबसे निम्न स्तर संकेत स्तर। और जो सबसे उच्च स्तर अगर पूछा जाए तो सबसे उच्च स्तर समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल जो होता है वो सबसे उच्च स्तर होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका अगला क्वेश्चन ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो दोस्तों, ये परिभाषा और कथन के यूपी टेट में क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के। तो आपके ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, कॉलसैनिक, स्किनर एंड थॉर्नडाइक। तो दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये किसने कहा है? ये कहा है आपके स्किनर जी ने। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों और का वर्णन और व्याख्या करता है। ये कथन किसने कहा है? तो इसमें भी आपके ऑप्शन देखते हैं स्किनर, क्रो एंड क्रो, ब्राउन एंड कुपोस्वामी। तो आपके उत्तर हो जाएगा क्रो एंड क्रो। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन देखिए आपका वंशानुक्रम, वातावरण, बहुत मतलब वंशानुक्रम वातावरण दोनों, केवल वंशानुक्रम। तो दोस्तों, जो बालक का विकास होता है वो मानसिक शारीरिक जो भी विकास, जितने भी टाइप के विकास होते हैं उनको सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित करते हैं? वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा वंशानुक्रम एवं वातावरण, ऑप्शन 3। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था वह अवस्था है जिससे बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। यह कथन किसने कहा है? आपके ऑप्शन देखिए स्टैनली, जेरसील्ड, हरलाक एंड नॉन ऑफ दीज। तो आपका उत्तर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, क्योंकि ये जो कथन है ये इनमें से किसी ने भी नहीं कहा है। ठीक है दोस्तों, बाकी आपका जो ऑप्शन स्टैनली हॉल के बारे में अगर डिस्कस करें तो इन्होंने किशोरावस्था के जनक या बाल मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। वो किसे कहा जाता है? स्टैनली हॉल को। इनका पूरा नाम क्या है? स्टैनली हॉल। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एडोलसेंस या किशोरावस्था नामक, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। याद रखना दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है? जो लर्निंग प्रोसेस होता है उसका कौन सा पक्ष नहीं है? आपके ऑप्शन देखें क्या कहते हैं। उद्देश्य, अभिप्रेरणा, दबाव और पुनर्बलन। तो कौन सा अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है? तो जो आपका ऑप्शन दिख रहा होगा दबाव। तो जो दबाव है, दबाव किसी भी अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं हो सकता है, क्योंकि जब अधिगम को प्रोसेस चल रहा होता है तो किसी भी बच्चे पर प्रेशर या दबाव नहीं होना चाहिए, उस बिल्कुल मुक्त माहौल होना चाहिए। तो दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा दबाव। चलिए, आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है कौन सी अवस्था ऐसी होती है जिसमें आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करने लगती है? तो आपके ऑप्शन देखिए बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो जो किशोरावस्था होती है उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना आ जाती है दोस्तों। तो याद रखना, जो किशोरावस्था होती है वो क्या होती है? सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना आ जाती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। चलिए देखिए, आपके ऑप्शन क्या कह रहा है। परिवर्तन, विकास, समायोजन, अस्थिरता। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जब बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो कई तरह के परिवर्तन होते हैं। संवेगों में परिवर्तन होते हैं, शारीरिक रूप से परिवर्तन होता है, मानसिक रूप से परिवर्तन होता है। ठीक है, समायोजन या संवेगात्मक रूप से परिवर्तन होता है। तो अगर हम परिवर्तन की बात करें तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा परिवर्तन, क्योंकि परिवर्तन एक ऐसा शब्द है जो किशोरावस्था में ही सबसे ज़्यादा होता है।
तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा परिवर्तन। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो दोस्तों जो मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, आपके ऑप्शन है सहनशीलता, अपरिपक्वता, सामंजस्य की योग्यता एवं आत्मविश्वास। तो दोस्तों जो मानसिक स्वास्थ्य होता है उसके लक्षण क्या, सहनशीलता बिल्कुल होता है, जब अच्छा मानसिक स्वास्थ्य जिस व्यक्ति का होता है सहनशील होता है। सामंजस्य की योग्यता भी उस व्यक्ति के अंदर होती है, आत्मविश्वास भी होता है। लेकिन जो अपरिपक्वता होता है, इमेच्योर जिसे बोलते हैं, तो अपरिपक्वता होती है वो मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण नहीं कहे जा सकते। तो आपका उत्तर हो जाएगा 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होती है। तो दोस्तों जो बालक विद्यालय से पलायन कर जाते हैं, जो विद्यालय नहीं आते हैं, या ये समझ लीजिए कि समस्यात्मक बालक होते हैं, उनके अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी हो सकती है। आपका उत्तर है प्रश्नावली, सर्वेक्षण एंड केस स्टडी विधि, प्रयोगात्मक विधि। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा केस स्टडी विधि, क्योंकि इस तरह के समस्यात्मक बालकों का अध्ययन केस स्टडी विधि से बहुत अच्छे से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, पुस्तक के लेखक है। तो दोस्तों आपके शिक्षक संबंधी सभी तरह की परीक्षाओं में पुस्तक जरूर पूछते हैं कि ये पुस्तक लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो संवेगात्मक बुद्धि नामक जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है, डेनियल गोलमैन है। दोस्तों जो संवेगात्मक बुद्धि पर प्रकाश सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी मनोवैज्ञानिक ने डाला है तो डेनियल गोलमैन ने डाला है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों का अभ्यास कराना चाहिए, किस चीज़ का अभ्यास कराना चाहिए। तो दोस्तों अगर हमें संवेगों का पर नियंत्रण पाना है तो हमें आत्म अनुभूति का मतलब खुद को जानना, इसका अर्थ अगर कहें तो आत्मानुभूति, खुद को अगर बच्चा जान गया, खुद पे कंट्रोल करना सीख गया, तो उस पर संवेगों पर भी नियंत्रण करना सीख जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा आत्मानुभूति। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव है। तो अगर बालक को आप चाहते हैं कि वो नियमित कक्षा में आए, तो सबसे प्रेरित और उपयुक्त सुझाव क्या हो सकता है। आपके ऑप्शन है डांटना। तो क्या आप डांट कर बालक को मतलब पर डे कॉलेज आने के लिए, स्कूल आने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, नहीं, गलत है। आपका प्रोत्साहन, आलोचना, जुर्माना, तो ना आप आलोचना कर सकते हैं ना उस पर जुर्माना लगा सकते हैं। तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका प्रोत्साहन। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अध्यापक श्रव्य शिक्षण सामग्री के प्रयोग से अपने अध्ययन को क्या करता है, सरल बनाता है। तो सरल बनाने के लिए श्रव्य शिक्षण सामग्री का उपयोग करना इतना उपयुक्त नहीं है। प्रासंगिक बनाता है, मनोरंजक बनाता है, रोचक बनाता है। तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा रोचक बनाना, जो कि रोचक बनाकर जब अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है तो बच्चे भी उसमें रुचि लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनोविश्लेषण में जिसके अध्ययन पर बल दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड, एक ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक थे। सिगमंड फ्रायड, जो फ्रायड नाम के मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों, ये कहाँ के, ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था। इस पे इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, किस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया था, इड ईगो सुपर ईगो, इड ईगो सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट दिया था। और इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किया, किस पर बल दिया था, अचेतन मन पर। ठीक है दोस्तों, मन 3 प्रकार के होते हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा इन्होंने जो बल दिया किस पे किया, अचेतन मन पे। जो हमारी सभी तरह की इच्छाएं, दमित इच्छाएं जो होती हैं, ये सब जो जिस पर होती हैं, जिस मन पे होती हैं, वो अचेतन मन होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और अगर डिस्कस करें तो सिगमंड फ्रायड की पुस्तकें भी इन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, इस तरह की 2-3 पुस्तकें लिखी हैं। मुझे याद आने पे मैं सबको सारी बताऊंगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है। तो दोस्तों मनोविज्ञान के कई सारे संप्रदाय बताए गए मनोविज्ञान में, कौन कौन से, संज्ञानवाद, गेस्टाल्टवाद, व्यवहारवाद, निर्मितवाद। तो निर्मितवाद विलियम वुंट ने दिया, व्यवहारवाद जे.बी. वाटसन ने दिया, गेस्टाल्टवाद मैक्स मर्दिवर ने दिया, संज्ञानवाद। तो ये सब जो वाद है, इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। कई सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इन वाद का याद को प्रतिपादित किया। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका क्वेश्चन कह रहा है मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है, तो वो आपका उत्तर हो जाएगा व्यवहारवाद। ठीक है दोस्तों, जो विज्ञान को लेकर चलता है,
जो वाद विज्ञान को लेकर चलता है उसे हम कहते हैं व्यवहारवाद। ये हमारे व्यवहारिक जीवन में जिस विज्ञान का उपयोग करते हैं उस विज्ञान पर जो बल दिया गया है व्यवहारवाद में दिया गया है। चलिए आगे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? तो आपके ऑप्शन है वाद विवाद, तर्क, चर्चा, ऑल ऑफ एबव, सभी। तो देखिए दोस्तों, जो किशोरावस्था में आप देख सकते हैं किशोरों की आवश्यकता, अगर किशोरों के आपको बुद्धि का विकास करना है तो वाद विवाद भी करेंगे आप, तर्क भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे, तो आपको उत्तर हो जाएगा सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था के साथ कार्य करते समय विशेष रूप से असमायोजित किशोरों के साथ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, बच्चे सभी प्रकार के होते हैं, कुछ असमायोजित हो जाते हैं, तो उनके साथ क्या नहीं करना चाहिए? क्या आपको उनका प्रजातांत्रिक उपागम, आलोचनात्मक उपागम, संग्रहित उपागम और आदर्श उपागम। तो जो असमायोजित किशोर हो जाते हैं उनके साथ हमें क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों? उनकी आलोचना नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह से उनकी आलोचना नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आलोचना करेंगे तो उस पर इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और वो दोबारा शायद समायोजित ना कर पाएँ खुद को। तो दोस्तों, उन पर हम क्या नहीं कर सकते? आलोचनात्मक उपागम नहीं कर सकते। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति तनाव पे रहता है, डिप्रेशन में रहता है, तो जो अप्रत्यक्ष तरीका है उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो उदात्तीकरण जो तरीका होता है वो अप्रत्यक्ष तरीका तनाव को कम करने का होता है। दोस्तों, उदात्तीकरण का मतलब कोई व्यक्ति अगर तनाव में है तो आप डायरेक्ट जाकर उससे बात मत करिए, किसी अन्य तरीके से उससे पूछिए कि आप क्यों तनाव में हैं। इस तरह की यही जो तरीका है इसे हम उदात्तीकरण कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है। तो जो किशोरावस्था की एक अवस्था होती है उस पर बालकों को किस प्रकार से सहयोग दे सकते हैं हम? क्या आप उनकी आलोचना करेंगे? ऑप्शन देखिए आप। आलोचना करेंगे? नहीं करेंगे। गलती निकालना? क्या उनकी गलती निकालेंगे? बिल्कुल नहीं। नकारात्मक व्यवहार करना? क्या उनके सामने आप नेगेटिव व्यवहार करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं? उन्हें अभिप्रेरित कर सकते हैं, प्रेरणा करना। तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, जो संघनन, माफ़ करिएगा ये संघनन लिखा है, गलती हो गई। संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जो संघनन सिद्धांत है दोस्तों वो आपकी स्मृति से संबंधित है। ठीक है, आपको याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी टेट में पूछा गया सिद्धांत है, यूपी टेट 2018 में पूछा गया है कि संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो स्मृति से संबंधित है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? अब देखिए फिर से क्वेश्चन पूछ लिया, वाद से आ गया, अब पूछता है व्यवहारवादियों का, गेस्टाल्टवादियों का, संरचनावादियों का या मनोविश्लेषकों का। तो दोस्तों, जो क्षेत्र सिद्धांत दिया था किसने दिया था? कर्ट लेविन नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। कर्ट लेविन ने दिया था। और इन्होंने, ये किस वाद के वैज्ञानिक हैं दोस्तों? तो याद रखना ये गेस्टाल्टवादी थे। और गेस्टाल्टवादियों की बात करें तो कोहलर, कोफा और वर्दीमर, ये सब किस बात के मनोवैज्ञानिक थे? दोस्तों याद रखना ये गेस्टाल्टवादी थे। और गेस्टाल्टवादी के अगर प्रवर्तक पूछा जाए तो गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक कौन थे? वर्दीमर, मैक्स वर्दीमर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? तो दोस्तों ये आपको इजी क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। और भाटिया बैटरी का उपयोग किसमें? बुद्धि परीक्षण में किया जाता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? तो अभिक्रमयोजित अधिगम जो आपके स्किनर साहब थे इन्होंने दिया था दोस्तों। इन्हीं के जो सिद्धांत था तो उसको नैमित्तिक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं उसको, और RS थ्योरी भी कहते हैं उसको, माफ़ करिएगा SR थ्योरी भी कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना है। चलिए आपका अगला और अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्यवहारिक क्षमताओं के में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इतनी बड़ी डिफिनीशन के बाद आपको जो पूछे तो दोस्तों क्या होता है? अधिगम होता है। जो व्यवहारिक क्षमताओं के सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम हो उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन दोस्तों। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरी मेहनत, अगर मैं इसी तरह की मेहनत करता रहूं और आपको अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करता रहूं। धन्यवाद।